क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए आप सब। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियरली दिख रहा है? एनीबॉडी? कोई अगर लाइव हैं तो स्पष्ट एक बार करिए। गुड मॉर्निंग शंभू, प्रतिभा, हिमांशु, आशीष, ऑल इज वेल। ऑडियो वीडियो आ रही है? विकास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग भाई? दो ही में कमेंट आता है, एक मेरे पास तीन हो गया है कमेंट देखने के लिए इनफैक्ट। गुड मॉर्निंग अवनीश, रमाकांत जी गुड मॉर्निंग, अर्जुन गुड मॉर्निंग। तो कैसी तैयारी आप सबकी चल रही है ये बताइए। मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ भाई, मैं हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। आप लोग अपनी बात बताइए। सब कुछ चल रहा है ये बताइए। मॉर्निंग जो प्रिंटेड नोट्स आपने डाले हैं उसमें से कुछ रेलेवेंट नहीं है, मेरा डाउट क्लियर नहीं होता है। आप एक बार बताइए ना, 1 बाय 1 करके इन्फॉर्मेशन डालिए। बहुत तेजी से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लाइव होते हो, ठीक है। मैं एक बार ना, जिसका बड़ा बड़ा कमेंट है फिर से डालो, जो छूट गया है वो मैं देखना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, चल रहा है, यह बताइए। मॉर्निंग सर तो बहुत ही अच्छा हूँ, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। सोशल ऑडिट की कमियां और सुधार रह गया? नहीं बताया है सर। प्रिंटेड नोट्स आपने डाले हैं उनमें से कुछ रेलेवेंट टॉपिक करने हैं जो क्लास में करवा रहे हैं। हाँ वही सब करने हैं। लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया है, मैंने कल भी कमेंट किया था। लास्ट पॉइंट कौन सा था? लास्ट पॉइंट क्या था विनय? एक बार कमेंट पूछे, क्या समझ में नहीं आया? टॉपिक बताइए। अब तो मुझे याद नहीं है ना कि क्या लास्ट में प्रॉब्लम था। देखिए अंकित, कुछ ही बच्चों की कमेंट देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कमेंट एक्चुअल में 3 शायद बैच हो गया है और 3 जगह से कमेंट आते हैं, कमेंट के 3 सेक्शन हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि सबको उतना ही सेटिस्फाइड किया जाए, ये प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आपको लगा होगा, क्योंकि मेरे पास जो लिंक आया होगा ना उसमें 2-3 एरिया का नहीं आया होगा, इसलिए ऐसा है। वरना मैं कमेंट तो सबका देखता हूं, सबको सेटिस्फाइड किया हूं मैं। कोई बात नहीं प्रतिभा, मैं डलवा दूंगा, नोट्स की चिंता मत करिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अभय सर ऑफिशियल, नोट्स का भंडार है वहां पर। पूरा पेपर 2 का नोट्स टॉपिक वाइज, आईआर का भी, सोशल जस्टिस का भी नोट्स है, वहां से ले लो। सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वहां पे, किसी तरह की आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। नोट्स की चिंता मत करिए, मेरे रहते हुए आपका घर भर जाएगा, नोट्स की कमी आपको कभी फील नहीं होगी, ठीक है। बताओ, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते पुष्पेंद्र। कमेंट तो करो यार, बताओ, पूछो क्या है। मुझे गरीब का कमेंट तो आप कभी भी नहीं देखते गीता, मुझे तो दिख रहा है। आप कमेंट लिखो तो। कोई गरीब नहीं है मेरे लिए, सभी अमीर हैं, सारे बच्चे एक जैसे हैं हमारे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में से अति राज्यवाद का विकास होगा। देखो विनय, ऐसा है, जब भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ज्यादा बनाओगे तो लोक क्षेत्रक ही होगा ना, पब्लिक सेक्टर का ही प्रभाव बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिक सेक्टर का इंपैक्ट होगा, तो स्टेटिज्म ही तो बढ़ेगा, ठीक है। हाँ विनीत, राम राम है। सचिन लव यू। सुरेंद्र, सभी को है। IRDS क्या होता है? प्लीज आज पूरी बुक लिस्ट बता दीजिए। बुक लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है,
नित्या का कमेंट काफी तेजी से चला गया, मैं देखो देखने पे। इतने जटिल सब्जेक्ट को इतने सरल तरीके से पढ़ना और समझाना बहुत ही अच्छा है सर, आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू नित्या, थैंक यू सो मच। पॉलिटी का पीडीएफ है, आप उसमें कर सकते हो। उसमें कुछ चीजें होंगी, ऐसे ज्यादा नहीं है, कुछ नेम में होगा। अगर आप मेरा पेपर 2 वाला ले लो तो अच्छा रहेगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप से पेपर 2 वाला ले लो, वो काफी सही है। कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रतिभा, ठीक है। कुछ और नहीं पढ़ना है, जो मैंने कराया है वही काफी है। पुष्पेंद्र कमेंट का रिप्लाई कमेंट करिए ना, बताइए क्या है आपका। हाँ, संसद की भागीदारी तो होनी ही चाहिए इसमें। पेपर 2 का चैप्टर 11 की पीडीएफ मिस है। अब वो तो मैंने पीडीएफ तो सारी दे दी है। गवर्नेंस की क्लास इस महीने है और कुछ करंट की क्लास होगी, करंट अपडेशन की, वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। वो अभी कोई दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। गवर्नेंस में करंट की चीजें बहुत आती हैं, तो करंट का भी हम थोड़ा सा अपडेशन करवाएंगे आगे, ठीक है। वो आगे देखेंगे, आपके लिए क्लास आएगी, वो आगे बताऊंगा मैं। सुभाष जी, अभी इस महीने तक क्लास है मेरी, है ना, और आगे करंट की होगी तो बताएंगे। हाँ, जो क्लास में किया है वो एनफ है, और टेलीग्राम से नोट्स पढ़िए। सर मेरा कमेंट शो हो रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछना है, प्लीज। निखिल पूछिए ना, शो हो रहा है, पूछिए निखिल, कमेंट डालिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी में 5C रोल एक बार रुपेश उसको देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 5 प्रकार के सी की चर्चा की गई है। एक बार उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखो। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू विनीत। सेबी था तो IRDA की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बीमा की कंपनियां हमें चलानी थी ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक हमने संस्था बना ली। निजी संस्थाओं को आगे करना, हाँ, ये गवर्नेंस में ये होता है, निजी संस्थान को आगे किया जाता है, तभी तो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं निखिल। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन वाला चैप्टर जो है ना, एथिक्स में होता है, जीएस पेपर 4 में। आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देते सर, प्लीज रिप्लाई। विवेक, अरे क्यों दुखी हो भाई, क्वेश्चन डालो ना, मुझे तो दिख रहा है, सबका जवाब दे रहा हूं मैं, लेकिन 3 जगह से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास एकदम मिसाइलों की तरह। तो बहुत ही ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, तो कितने का मैं जवाब दे पाऊंगा आंसर। एक बार दोबारा से डाल दिया करो, कुछ अगर कमेंट मिस होता है ना, आप दोबारा डालते रहो। टेलीग्राम चैनल अभय सर ऑफिशियल करके आप वहां से ले लो। सर प्रश्नों के पीछे कुछ शब्द दिया जाता है, हाँ उनको बताएंगे, विनय बताएंगे, आज ही बताता हूं। जय भोलेनाथ। सत्येंद्र, जय भोलेनाथ। सब जितने भी आपने टॉपिक कराए हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन संभावित और क्वेश्चन आप अपने इंस्टाग्राम या हमारा पीडीएफ फाइल में डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ पे भी लिखवाया है बहुत सारा। पुष्पेंद्र, कल से भेज रहा हूं कमेंट, आप बताते नहीं है मुझे, स्ट्रेटिज्म समझ नहीं आया है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, ऐसा है, स्ट्रेटिज्म का मतलब जब राज्य का यानी सरकारी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा ना, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिज्म, और ओवर स्ट्रेटिज्म कहते हैं जब लोक क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, राइट। अब समझ आया। प्रियंका का क्या है कमेंट? रीड IAS पेज टेलीग्राम चैनल, हाँ वो वहां से भी देख सकते हो, देख सकते हो। लिखने में क्या होगा सर? आंसर राइटिंग में भाषा जो है आदेश, वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग रोकी, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल। गुड गवर्नेंस कब तक पूरी हो जाएगी? गवर्नेंस तो अभी चलेगी इस महीने तक, है ना।
प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में सर, इसके सारे क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए अब कमेंट रोक दीजिए, मैं अब नहीं देख पाऊंगा, माफी चाहता हूं आपसे। मैं जब बोलूंगा उस समय कमेंट करना, ठीक है? अब आप कमेंट मत करो। अब टॉपिक पर आते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा होनी चाहिए, आलोक सर ने। देखिए, भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कमांडिंग स्टेट की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सरल। किसने क्या कहा वो मत बताओ, मुझसे यहाँ पे क्लास करने आए हो तो वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सर आपकी क्लास जब फिनिश हो जाएगी और धर्मेंद्र क्या सवाल है आपका? हो जाएगी और हमारा कोई डाउट हो गया तो हम कैसे क्लियर करेंगे? ऐसा है धर्मेंद्र, आप मैनेजमेंट से इसके लिए बात करिए, बीच बीच में डाउट क्लैरिटी सेशन होना चाहिए। हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप देखो कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, उसको में उसमें से लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको लो, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का वो मैं कराऊंगा संजय। देखो अब कमेंट को रोको, मैं आपको ये दिखाता हूं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, पिछले साल मतलब अभी जो 2020 का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चंस किस तरह से है, ठीक है? समझ रहे हैं? किसी ने इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया है कि वो ही खत्म हो गया, दिख नहीं पाएगा भाई। करंट के लिए क्रॉनिकल सफिशिएंट है, बिल्कुल प्रियंका सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है वो, ठीक है? मैं आपको एक दिखाता हूं कि इस साल 2020 में जो एग्जाम हुआ है इसमें गवर्नेंस की भूमिका कितनी है, जरा देखो समझो पहले, और कल के जहां पे छोड़े थे वहां से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? नजर आ रहा है? 2020 जीएस पेपर 2, कितने सवाल 2020 के आए हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सेंड कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा सारा, बल्कि जितना अगर समय मिला तो मैं डिस्कस भी करूंगा आपसे, ठीक है? चलिए आप यहां पे ध्यान दीजिए। अंजलि, अब मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, आप कितने कमेंट कर रहे हो आप लोग, थोड़ा समझो बात को, पॉसिबल नहीं। ई गवर्नेंस की डेफिनेशन बताइए प्लीज। अंजलि, आप वीडियो नहीं देखे हो क्या? गवर्नेंस की प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से पॉसिबल नहीं है इतना कमेंट देख पाना, ठीक है? अब आप कमेंट मत करो तो मैं देख नहीं पाऊंगा, बाद में आप लोग बोलोगे मेरा आप देखते नहीं हो, मेरे से नाराजगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 जगह से कमेंट है, कितना देखा जाए? हाँ, सर का साह पराश्रित जरे अब सह क्या लिखे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हैं? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपने लिखा है? अब मैं कमेंट देखूंगा नहीं, मैं इसीलिए सबको ड्रॉप डाउन में ले जा रहा हूं नीचे, ठीक है? अब मैं लास्ट में देखूंगा, आप लोग बाद में कमेंट करना, करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, मैं देख नहीं रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आया है लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से, ये क्या संविधान पढ़ने से होगा? और कैसा क्वेश्चन है, इसके प्रावधान रटने से भी नहीं होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। ये क्या है, करंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और 2013 में एक केस आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ठीक है? जिसमें जो लोग 2 साल की कन्विक्शन हो जाता है जिनको भ्रष्टाचार के केस में, उनको है ना ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उनको
डिस्क्वालीफाई करने की बात यहां पर की गई थी। जैसे लालू प्रसाद यादव, राशिद मसूद, ऐसे सांसदों को डिस्क्वालीफाई इसके लिए किया गया है ना। तो उसके जो सरलीकरण की आवश्यकता है ये क्या है, तो हमारा जो कानून है ना उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उससे हम संचालित नहीं कर पाते हैं। तो मामला इसमें भी गवर्नेंस का होगा, ये क्वेश्चंस भी गवर्नेंस का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सूचना के अधिकार से है। ठीक है, देखिए भाई, सूचना के अधिकार अधिनियम में हाल में जो संशोधन किया गया वह सूचना आयोग की स्वायत्तता पर गंभीर प्रभाव डालेगा। ये आपको पढ़ाया ही है हमने, ये भी गवर्नेंस का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लंबे लंबे, मतलब मैं आपको जो क्वेश्चन लिखवाता हूं बड़े बड़े प्रश्न है ना, वो उसी तरीके से यूपीएससी ने पूछा है। ये भी 150 शब्द में लिखना है और 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आपके विचार में सहयोग और स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को, जो फेडरेशन है, यूनियन, किस सीमा तक आकार दिया है ना। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। जो यूनियन और स्टेट्स के झगड़े हैं, जितने मुद्दे हमने पढ़ाए हैं उन सब मुद्दों को इसमें इस्तेमाल करना है और हम सहयोग और स्पर्धा की बात हम यहाँ कर सकते हैं, संघर्ष की बात यहाँ पर कर सकते हैं, जो हम देखेंगे। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश वाला टर्म देखिए तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, एक शब्द किया गया यूज, कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन have shaped the nature of federation। भारत में जो फेडरल कैरेक्टर है उसका डिमांड किया है। ठीक है, और साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल टू वैलिडेट, जैसे मैंने अनुदान का प्रशासन आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद हो, राज्य पैसे की डिमांड करते हैं, कॉम्पीट करते हैं कि उस राज्य को उतना पैसा मिला, हमें इतना कम क्यों मिल रहा है, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो इससे क्या है, फेडरेशन मजबूत होता है। तो ज्यादातर मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दूंगा, अभी टॉपिक आगे बढ़े, आप इसको लिख सकते हैं अभी भी आप चाहें तो। आपको मैंने कानून एवं व्यवस्था पर बताया है, आपको एनआईए के संदर्भ में बात बताया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के झगड़ा है, अनुदान को लेकर के विवाद है, राज्य सरकारें डिमांड करते हैं, वित्त आयोग की अनुशंसा पर उनको पैसा मिलना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, लगातार ये सब जो मैटर है इसने भारतीय फेडरल सिस्टम को मजबूत किया है। और हाल फिलहाल में और क्या हुआ है, नीति आयोग भी बना है। तो नीति आयोग में राज्यों की भूमिका को बढ़ावा दिया गया है। तो आप क्या इसका सिर्फ संविधान पढ़ के आप उत्तर लिख लोगे क्या, या आप जो किताबों की बात करते रहते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ लें, किस लक्ष्मीकांत में ये लिखा हुआ है, आप खुद इसको तय करिए और आप देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि ये होगा है, इस तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। तो इसका आंसर है कि संभव नहीं है। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से करना। तो हमें अपने तैयारी को बिल्कुल मुद्दों के आधार पर, ये मेंस की बात हो रही है, मेंस में इश्यूज ही आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं और आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये भी पूछा गया है, ये भी अभी मैं यहां पहुंचा नहीं हूं, मैं कराऊंगा इसको भी, जुडिशियल सिस्टम और उसके भी मुद्दों को देखूंगा। हाल के समय में भारत और यूके की तुलना कर लिया गया, न्यायिक व्यवस्था में अभिसरण, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है ना। न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुद्दे को दिखाना है हमें। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में यूके का मॉडल और भारत के मॉडल का एक कंपैरिजन करके दिखाना है, यूएसए के मॉडल का कंपैरिजन करके यहाँ पर दिखाना है। इस तरह की बातें हमें यहाँ करनी। ठीक है, ये भी हमारा वैसा ही हो गया, संविधान से ये भी नहीं मिला। फिर देखिए करंट का टॉपिक एक पूछा, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष का पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्य प्रणाली को स्वीकारना चाहिए कि भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी हम जाएंगे ना, अब जैसे ही कार्यपालिका वाला चैप्टर समाप्त होगा मेरा इंस्टीट्यूशन का, तो हम विधायिका में जाएंगे। राज्यसभा की सक्रियता क्यों है, स्पीकर इस तरीके से क्यों कर रहा है, ऐसे मुद्दों को देखेंगे, इशूज को।
ये इश्यूज हमें काम आएंगे यहां पर, ठीक है। और भी देखिए क्वेश्चन आगे, स्पीकर वाला हो ही गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, है ना, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारत के संविधान के केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है ना। महामारी अधिनियम, है ना, 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये तो गवर्नेंस में ही पढ़ोगे, ये तो संविधान ही नहीं है ना। क्या हाल में परिणाम किए गए हैं कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए, ये भी मैं ही कराऊंगा, ठीक है। ये एरिया भी क्या है, गवर्नेंस का ही है। एक भी उद्देशिका से सवाल आया है क्या, कोई मूल अधिकार से कोई सवाल आया हुआ है? हाँ, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, आप वो पढ़ के नहीं कर सकते हैं। चलिए साहब यहां आ जाइए। न्यायिक विधायन है, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। जो जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल रिव्यू जो है वो शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का उल्टा। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिनियमों की दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने के संबंध में बड़ी संख्या में दायरा होने वाला है, ठीक है। ये भी जुडिशरी में जाएंगे तो इसको हम डील करेंगे, ठीक है। आप देखिए जुडिशियल लेजिस्लेशन की बात की जा रही है। जुडिशियल लेजिस्लेशन ये अपने आप में है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अर्ध न्यायिक संगठन अब जो शुरू हुआ है उसको पढ़ने के बाद आप ये कर पाओगे। एंटीथेटिकल है, ये अगेंस्ट में है सेपरेशन ऑफ पावर के, ये पूछता है। तो नॉर्मल जो संविधान पढ़ने की प्रवृत्ति है उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये भी मैं ही कराऊंगा। आप अगर 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम रट लेते हो, अगर आपको पंचायती राज नगरपालिका का सारा एक्ट याद है आर्टिकल 243 से 243ZD तक, तो भी क्या ये बन पाएगा? सवाल क्या, सवाल पढ़ता हूं मैं, देखो। स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं संपोषिता, प्रकार्य, कार्यकर्ता व कोष, ये 3F की बात कर रहा है। 3F, फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज की अपनी रचनात्मक प्राव्यवस्था से प्रकार्यात्मकता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है। गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। हाल के समय में प्रकार्यात्मकता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों को आलोकित कीजिए। कमियां क्या हैं? 3F, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ये टर्म जो है ना UNDP ने दिया है। ये देखो 3 तरह की समस्या है। फंक्शंस की समस्या है, फंक्शनरीज की है और फंड की है। तो जब तक इसके गवर्नेंस वाले पार्ट को नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे जो राज्य वित्त आयोग की चर्चा है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की, ये काम नहीं करता है ठीक से, पर्याप्त इसमें टैक्स लगाने की शक्ति नहीं दी गई है, इसके बारे में बात करना है। तो फंड्स का अभाव है, जो स्थानीय निकाय हैं वो राज्यों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद इसके क्या है, कार्य परिभाषित नहीं है। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट नगरपालिका के लिए दे दिए गए, लेकिन वो कैसे होगा उसको स्पष्ट नहीं किया गया। जैसे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये एक दिया गया है 11वीं अनुसूची में, लेकिन कैसे होगा? लैंड रिफॉर्म करने के लिए क्या जरूरत है? भूमि को समतल बनाना, चकबंदी करना। अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं, प्रशासन में टकराव हो जाता है, हो नहीं पाता है। पढ़ना क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्या गवर्नेंस पढ़ना है या गवर्नेंस पढ़ना है या कॉन्स्टिट्यूशन? बात तो ये है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को 73वां 74वां संविधान का संशोधन न भी हो तो एग्जैक्टली क्या है वो कैसे करेगा, वो बनाएगा कैसे? 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं भी जानता हो ना, गवर्नेंस पे कमांड है तो मेंस तो उसका निकल जाएगा। मेंस के कंटेंट में सिर्फ मैं ही काम आऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। और अभी चीजें धीरे धीरे होंगी, सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। समय थोड़ा सा जरूर लग रहा है और अभी भी इस महीने तक है, बट कुछ अपडेशन और भी आगे होगा। शायद आपका बैच शुरू होना है आगे, इसलिए इस महीने तक ही अभी मेरी क्लास है, बट आगे इसको देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, राज्यसभा की सक्रियता है। राज्यसभा सौतन के जैसी भूमिका, आप तो यहाँ पे बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं कि स्टेपनी टायर के जैसा क्यों काम करता है। राज्यसभा लोकसभा के सौतन के जैसी भूमिका निभा रही है, तो क्यों निभा रही है, इस पे बात करने ही वाले हैं। यहां पहुंचे 14 और आगे बढ़िए 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक आयोग की संविधानीकरण कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं,
ठीक है, क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग पर सवाल पूछा है। एक क्वेश्चन देखें तो पॉलिटी का मिला, एक ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मिला है, तो ये भी क्या है, मुद्दों पर ही आया है, इश्यूज पर ही आया है। तो ये बात है। आज मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना, सोए हुए लोग बहुत हैं उनको जगाना, ताकि वो क्वेश्चन देख पाएं कि पूछा क्या जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सूचना, ये है ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आया है, सूक्ष्म वित्तीयन माइक्रो फाइनेंसिंग जो है, हाँ, पर सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है, महिलाओं के विकास के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के ये है ना, 1 से लेके 17 तक आपने देखा, कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लिख रहा हूं यहां पर पॉलिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस वाले एरिया से सेकंड पेपर में 20 प्रश्नों में से 11 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये 11 के 11 प्रश्न गवर्नेंस के हैं, 11 के 11 प्रश्न गवर्नेंस के हैं। जो थोड़ा मुद्दे के स्टाइल में पढ़ा है वो तो इसको कर पाएगा, जो सिर्फ रॉ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है उसका ईश्वर मालिक है ना। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, मैं आप सबको कह रहा हूं, 2013 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों को देखो और अपने जज करो, पूछो। पिछले साल देखोगे तो आप अगर कोई लक्ष्मीकांत या ऐसा कुछ सामान्य तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़े तो उद्देशिका, एक आध मूल अधिकार के प्रश्न छोड़ के एक भी नहीं बनेगा उससे, एक भी क्वेश्चन उससे बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो बड़ा गंभीर विषय है और कायदे से पॉलिटी की तुलना में गवर्नेंस ज्यादा पढ़ना चाहिए फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए ठीक होगा, पीटी में जो सवाल आता है वो पीटी तक सीमित रह गया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा अपने प्रिपरेशन में, वरना यही चीज 1-2 बार लहूलुहान होने के बाद हो जाएगा, कोई आपको बताएगा भी नहीं इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखो, ये 3 जो चीज दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इनबिल्ड होता है। ये जो दोनों एरिया है इसकी भूमिका प्रीलिम्स एग्जाम में है, प्रीलिम्स एग्जाम में ज्यादा है। अब फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे बहुमत होता है क्या नहीं, कैसे हटाया जाता है, सब पढ़ो, पीटी पास करोगे। मेंस में आपको ये करना पड़ेगा, यहां पर मेंस के टॉपिक होंगे। इसलिए आप देखे होंगे कि मैं डे 1 से मेंस के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। ठीक है, डे 1 से मैं दे रहा हूं। और ये कोई कह रहे हैं कि ये कहां से करें। ठीक है, अंजलि कह रही है कि पीसीएस के क्वेश्चन कहां से लें। पीसीएस भी आजकल यूपीएससी का नकल करने लगा है। ठीक है, अच्छे तरीके से, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पीएनजी डाल दीजिए सर प्लीज। संजय मैं दे दूंगा, ये सारे आपके ग्रुप को दे दूंगा, सारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं अपने, है ना। आप अभय सर ऑफिशियल पे जाइए, सब एक जगह मैंने टाइप करवा दिया है, जितने 20 क्वेश्चन में सोशल जस्टिस वाला छोड़ करके और आईआर के प्रश्न को छोड़ के, एक ही क्वेश्चन तो आईआर से आया है, कुछ आया है नहीं है सर। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसी का है, गवर्नेंस का, मुद्दों का है, इश्यूज का है। तो ये एग्जाम जो है वो बेसिकली क्या है, थॉट प्रोसेसिंग का है। जब तक ये मजबूत नहीं होगा ना ऊपर वाला खाना, तब तक आपका बनेगा नहीं। बाकी जो करना हो कर लीजिए। लोगों को लगता है कि बस हाँ क्लास कर लिया, संविधान पढ़ लिए और हमारी तैयारी पूरी हो गई, तो ऐसी कोई बात होती नहीं। ठीक है, मेरा फर्ज था ये बताना आपको, इसलिए हमने बताया ताकि सच्चाई तो आप जानो। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद डाउनलोड करो, हाँ, गूगल से कहीं भी आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन देखो कि कैसा आ रहा है, क्या आप उस तरह से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अब जैसे मैंने जो टॉपिक कराया है, जो भी मुद्दे कराए, जैसे फेडरल लेवल पे जो कराया है, मैंने अभी तक जो क्लास हुआ है, जो अभी मैंने दिखाया, उसी में से देखिए मैंने आरटीआई आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला। अभी बहुत सारे डायमेंशन उसको मिलने हैं। ठीक है, मैंने फेडरल इश्यूज आपको कराए हैं, फेडरल इश्यूज। आप देखो कि आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं।
जो क्वेश्चन पूछा था कि हाल फिलहाल में खूब प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, विवाद हो रहा है, इससे फेडरल सिस्टम मजबूत हुआ है, तो क्या हमने नीति आयोग के बारे में आपको बताया कि नहीं बताया? हमको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के संघराज का विवाद आपको बताया कि नहीं बताया? अनुदान को लेकर के बताया कि नहीं बताया? ठीक है, जो टॉपिक पढ़े हो उससे, या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी के सारे प्रश्न आपके बनेंगे। ओम्बड्समैन पर, लोकपाल पे पिछले जितने क्वेश्चन आए होंगे, लोकपाल मैंने पढ़ाया है और आप देखोगे क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। लोकपाल ये पढ़ा दिया है, ओम्बड्समैन कोई देखा है तो कमेंट करके बताए अभी लाइव कि उसने क्वेश्चन देखा है। लोकपाल या ओम्बड्समैन के क्वेश्चन उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, सिटीजन चार्टर के क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया, सिटीजन चार्टर शायद आया है, इस बार भी आया है ना? मैं देखूं शायद सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन था क्या, शायद क्वेश्चन सिटीजन चार्टर पर भी पूछा गया है, ऐसा हमें लग रहा है। ये पहला हो गया, दूसरा आरटीआई का है, फेडरलिज्म पर सवाल आया है, जुडिशियल रिव्यू पर, जुडिशियल सिस्टम पर आया हुआ है, स्पीकर पर आया है, राष्ट्र की एकता अखंडता, स्थानीय निकाय, चलो इसमें नहीं दिख रहा है आप, लेकिन जब भी आप देखोगे क्वेश्चन, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, माइक्रो फाइनेंसिंग हो गया, नहीं है। लेकिन आप देखना, जब भी सिटीजन चार्टर पर सवाल आया हुआ है तो आप आसानी से, विनीत कुछ कह रहे हैं, मैं उनको ले रहा हूं, आरटीआई, सिटीजन चार्टर सभी पर मिल रहे हैं ना क्वेश्चन। जो भी टॉपिक हुआ है उन सभी पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए आशीष कह भी रहे हैं कि आपने जो भी पढ़ाया है सारा क्वेश्चन का आंसर लिख पाता हूं। नहीं, क्वेश्चन लिख पाता हूं एक विषय है, मैं जिस चीज पे हाईलाइट कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन यूपीएससी में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात है कि हमें रमाकांत जी कह रहे हैं यस सर सारे क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छी बात है। तो देखो, सिटीजन चार्टर पे भी जो कराया है वो भी आपको मिलेगा, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है वो भी आपको मिलेगा। अब बहुत सारे टॉपिक अभी जैसे जुडिशरी वाले 4 चैप्टर हो गए, उसके इश्यूज अभी पढ़ने हैं। ठीक है, और आसानी से आप सारे टॉपिक को कर पाओगे, अगर आप ठीक से करते हो ना तो पूरे तरीके से आप कर पाओगे। इसलिए हमेशा मेंस के लेवल पर आपको हमने अभी बताया कि आप गवर्नेंस के इश्यूज को पकड़ो, किसी भी चीज के ना मुद्दों को पकड़ो, इश्यूज को। आप करंट में भी कुछ चीज पढ़ते हो तो उसके मुद्दे को पकड़ा करो, अगर सच में एग्जाम पास करने का मन है तो। और अगर ऐसे ही तैयारी करना है तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर सिर्फ यूं ही सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है, आप लोग के कमेंट को देखने के लिए मुझे बड़ा पापड़ बेलना पड़ रहा है। चलो भाई, अब मैं टॉपिक शुरू कर देता हूं। अब फिर थोड़ी देर के बाद देखूंगा। सबके कमेंट दिखते हैं मुझे, सबके दिखते हैं, बस वही है कि आपके कमेंट अलग अलग हो गए हैं। पहले आप एक ही जगह थे, आप बट गए हैं, इसलिए थोड़ा सा देखने में मुझे समस्या होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है ना,
हम लोग को आज बात करना है अर्ध न्यायिक संगठन के बारे में, है ना। क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में बात करना है, अर्ध न्यायिक संगठन। अर्ध न्यायिक संगठन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब बात समझना है और जानना है। चूंकि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी पढ़ रहे थे ना, इसलिए मैंने इसको उठा लिया, क्योंकि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये भी अपने आप में अर्ध न्यायिक संगठन ही है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हमें पहले लिखनी है और पहले ध्यान देना है। ऐसा संगठन जिसमें न्यायाधीश के रूप में, ऐसा संगठन जिसमें न्यायाधीश के रूप में प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं, ना कि न्यायविद। ऐसे संगठन द्वारा वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति इत्यादि के संदर्भ में भूमिका संपादन किया जाता है। तो कल भी हमने बोला था कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई, है ना, जूरिस्ट ना बैठे, ठीक है, और कोई ना कोई उसमें, ठीक है, न्यायविद हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो न्यायाधीश के रूप में, उसे अर्ध न्यायिक संगठन कहते हैं। उदाहरण ले लें अगर, तो जैसे कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, उदाहरण के रूप में कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट जो है, इसकी स्थापना 1985 में राजीव गांधी ने की है और भारत के संविधान में, है ना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण को गठित करने के लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 323A, इसके द्वारा जो है ना, कैट का गठन होता है, ठीक है। और तभी हम ऐसी संस्था को बना सकते हैं। 1985 में इसका सृजन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट, इस तरीके से हमें बातें करनी है, तभी जाकर के पॉसिबल है, ठीक है। और जैसे कोई विनियामक प्राधिकरण ले लें, जैसे सेबी ले लेते हैं, सेबी भी अर्ध न्यायिक संगठन है। सेबी ये एक विनियामक प्राधिकरण है, इसमें आईएएस अफसर होते हैं। कैट में भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आईएएस अफसर होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी। जब आप भी आईएएस बनोगे तो आप भी ऐसे जगह पर काम करने के लिए कैपेबल हो जाओगे, ठीक है, और आपकी भूमिका भी इसमें हो जाएगी एक अधिकारी के रूप में, है ना, आप आराम से इसमें काम कर सकते होगे। ठीक है, शैलेंद्र जी ने क्या कहा है, कुछ कमेंट है? मजा आ रहा है सर। अथॉरिटी ट्राइब्यूनल वर्ड्स एक ही है क्या? नहीं,
एक नहीं है। ट्राइब्यूनल जो है वो अर्ध न्यायिक संगठन होता है, लेकिन अथॉरिटी जो है दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो अलग होता है। ठीक, तो कमेंट अब किसी का मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे इररिलेवेंट कमेंट दिखते भी कम है थोड़े, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है जिसमें न्यायाधीश प्रशासनिक अधिकारी हो। प्रशासनिक अधिकारी अगर न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है तब ये बात हो जाएगी, तब ये क्या होगा, क्या कहलाएगा, अर्ध न्यायिक संगठन। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि अर्ध न्यायिक संगठन क्या है, क्यों बनाया जाता है ना, अर्ध न्यायिक संगठन की उत्पत्ति क्यों हुई, हम पहले ये देखें। है ना, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है ना। सवाल ये उठता है कि कैट का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, गौरव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सवाल ये उठता है कि जब न्यायपालिका है या न्यायिक व्यवस्था है ही हमारे पास, तो ट्राइब्यूनल की क्या जरूरत है, या अर्ध न्यायिक संगठनों की क्या जरूरत है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी है न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। ये पॉइंट है, ठीक, ये देखने की जरूरत है, राइट। तो हमें इस चीज पर बहुत ही गौर फरमाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि कायदे से इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है। कुछ कुछ पॉइंट्स हमें लिखना है। इसका मतलब ही है कि न्यायपालिका है तब इसकी जरूरत क्या है ना। सबसे पहला पॉइंट कि न्यायपालिका पर कार्यभार अधिक है। ठीक है, दूसरा, न्यायपालिका तीव्रता से है ना मामलों का निपटारा नहीं कर पाती है, निपटारा नहीं कर पाती है। ठीक है, और ये जो न्यायपालिका है उसमें क्या होता है, काफी सारा जो है पैसा बहुत खर्च होता है, उसमें ना फीस बहुत लगता है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च होता है, ये पॉइंट है। तो न्यायपालिका में अधिक कोर्ट फीस देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। ठीक है, कोर्ट की फीस भी ज्यादा लगती है। तो हमें जरूरत है ऐसा कि थोड़ा सस्ता न्याय मिले, आज के मांग को देखें। ठीक है, सस्ता न्याय, ज्यादा खर्च ना हो, इसलिए जरूरी है ये अर्ध न्यायिक संगठन। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रक्रिया के आधार पर, ज्यादा प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज्यादा प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये ध्यान देना है, जैसे जो न्यायपालिका है इसमें चूंकि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाँ, प्रोसीजर ओरिएंटेशन बहुत रहता है, और ये सिर्फ साक्ष्य के आधार पर कार्य नहीं करता है ना।
यह सिर्फ साक्ष्य के आधार पर कार्य नहीं करता है, बल्कि मैं अगले पेज पर जाऊंगा, ये पॉइंट अभी आगे चलेगा। जैसे जुडिशरी सिर्फ बिना किसी एविडेंस के काम नहीं करती, लेकिन अर्ध न्यायिक संगठन जो है सिर्फ एविडेंस से काम नहीं करते, वो ये करते हैं कि क्या होना चाहिए, कस्टमर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए काम करते हैं, है ना। यह सिर्फ साक्ष्य के आधार पर कार्य नहीं करता, बल्कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जैसे पहलुओं को लेकर नागरिक ऑब्लिक ग्राहक के हितों में फैसला करता है। ठीक है, तो ये जो है एग्जैक्टली ग्राहक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जैसे मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप समझो आपको भी अर्ध न्यायिक संगठन के लिए कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट लिखते रहते हो, तो हमें लगता है कि कुछ काम का भी कमेंट होगा, इसलिए मैं डेमोक्रेटिकली चीजों को थोड़ा डील करता हूं, तो मैं ले लेता हूं। सर किस तरीके के मामले यहां होते हैं? अभी बताता हूं धर्मेंद्र, अर्ध न्यायिक संगठन में कैसे मामले आते हैं। विनीत कह रहे हैं जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और एक तीसरे जगह पे कमेंट आया है अभिलाष जी का, सर आप इस समय कम हंसते हैं, क्या बात है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हंसता तो मैं हूं ही, लेकिन कुछ सीरियस बातें हो जाती हैं तो कभी सीरियस भी हो जाता हूं है ना, ये कोई विशेष पॉइंट नहीं है। पंचायत कैसी संगठन है? पंचायत जो है वो तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई ना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब हो गई। ठीक है, चलो भाई, मैं आपको ये कह रहा था कि आप एज ए स्टूडेंट अभी मान लो एग्जाम दे रहे हो, तो आपने फॉर्म भरा, यूपीएससी आपका ना भेजे, है ना, अगर आपका वो भेजती नहीं है एडमिट कार्ड, तो आप क्या करोगे? बड़ा परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, है ना, ये देखने लायक बात है ना। तो हमें तो कुछ ऐसी चीजें भी लेनी पड़ेंगी जो जरूरी हो। ठीक है, चुनौती दे सकते हैं रमाकांत, बिल्कुल चुनौती दे सकते हैं, है ना, और उससे ऊपर न्यायपालिका में होगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, जैसे आप अगर 30,000 कोर्ट में जाते हो या हाई कोर्ट में जाते हो कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं दिया, मेरा अटेम्प्ट खा गई यूपीएससी, तो हो सकता है 10 साल तक केस ही चलता रहे, तब तो आप बुजुर्ग हो जाओगे, आपका अटेम्प्ट ही चला गया सब। तो कहाँ जाना चाहिए? अर्ध न्यायिक संगठन में जाना चाहिए, कैट में जाना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम से रिलेटेड कुछ झगड़ा हो तो कैट में जाना चाहिए। कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये एक अर्ध न्यायिक संगठन है, तुरंत न्याय करता है, साक्ष्य नहीं मांगेगा, ये देखेगा कि क्या होना चाहिए। अब मान लो कि कैट के पास जाओगे तो अगर मान लीजिए आपने फीस नहीं दिया या कोई गलती कर दिया, तो ये डांटेगी यूपीएससी को कि भाई एक व्यक्ति ने अगर मिस्टेक किया तो उसको फोन करो, उसको ईमेल भेजो, उसको मैसेज दे करके उसका सुधरवा लो, उसका अटेम्प्ट ही क्यों खा जाते हो? लोकतंत्र में कितना जरूरी है। तो कैट जो है ना, ये काफी डांटने का काम करेगी और आपको जल्दी न्याय मिलेगा। एक दिन का भी, मान लीजिए आपका संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को हो सकता है डिसीजन दे दिया जाए और यूपीएससी को एडमिट कार्ड इशू करना पड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं मेरे विद्यार्थी का है ना। मेरा एक स्टूडेंट क्वालिफाई किया, वो डीआरडीओ में था। ठीक है, और डीआरडीओ में एग्जैक्टली अगर हम देखें तो किसी भी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे बनाया जाए,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करके, है ना। तो सत्यनारायण ताखर उसका नाम था, नाम है बल्कि, और एग्जैक्टली वो एग्जाम देता है, और डीआरडीओ में उसका कुछ उसके बॉस को पटता नहीं था, तो बॉस ने कह दिया कि ये हमसे बिना पूछे हुए एग्जाम दिया, तो यूपीएससी ने उसका होल्ड कर लिया था और लास्ट अटेम्प्ट था। मेरे से बात हुई तो हमने कहा कि भाई कैट में जाओ, कैट में गया, उसका तुरंत डिसीजन दिया गया, यूपीएससी को लेना भी पड़ा, उसका भी इंटरव्यू आखिरी दिन हुआ और फाइनली देखा गया तो पास था। और मामला ऐसा था कि उसके जेलसी के वजह से उसके बॉस ने दिया नहीं था, अन्यथा इसने रिटर्न दिया हुआ था कि मैं एग्जाम दे रहा हूं। तो क्या है, जल्दी न्याय देता है, क्या होना चाहिए। और उसका 444 रैंक आया, अभी वो आईआरएस अफसर है ना, देहरादून में पोस्टेड है ऑलरेडी, वो अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो अपने आप में ये विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपको भी कभी यूपीएससी से लड़ाई करने का मन करे तो कोर्ट में मत जाना, अर्ध न्यायिक संगठन में जाना। अब गवर्नेंस पढ़ गए हो तो आपको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, है ना। न्यायपालिका पर कार्यभार अधिक है, जल्दी वो न्याय नहीं देती है, अधिक कोर्ट का फीस लगता है, यहाँ पर सस्ता न्याय मिल जाएगा, कहाँ, अर्ध न्यायिक संगठन में, ज्यादा प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ साक्ष्य के आधार पे काम नहीं करता है, बल्कि क्या होना चाहिए, है ना, ग्राहक के हित में फैसला करता है, इस बात को ध्यान में रख करके काम करता है। मान लो रेलवे है, आपने रेलवे में अपना सामान दिल्ली से भेजा और भेजना था लखनऊ, चला गया कहीं और, जयपुर चला गया, और वो टूट फूट भी गया, खराब भी हो गया। तो अगर कोर्ट में जाओगे रेलवे को लेकर के तो लेट से न्याय मिलेगा, जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, ट्राइब्यूनल में जाते हो, रेलवे रेट ट्राइब्यूनल में, तो जल्दी न्याय मिलेगा और आपका जितना पैसा होगा उसका वो आपको सूद समेत दे दिया जाएगा कि ये लो भाई पलंग नया खरीद लो। तो ये बात है, तो ट्राइब्यूनल के बारे में हमें बात करनी है, उसके अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मेरा बीएड के रिजल्ट का केस चल रहा है 2013 के बाद, बहुत ही रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखो, बीएड एजुकेशन से रिलेटेड जहां पे बेंच बैठता होगा फिर वहां जाना पड़ेगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहा था ना, एनओसी लेने के बाद भी ऐसा हो सकता है। हाँ जी, एनओसी लेने के बाद भी ऐसा हुआ था और इसको ठीक कराना पड़ा फाइनली, जो है इसके लिए किया। सभी मामलों में न्याय मिलता है, बताता हूं अभी सूरज, सारे बात आप जान पाओगे। देखो, ये एक कंफ्यूजन है, ये पढ़े लिखे लोग भी ये बात नहीं जानते हैं कि जो ट्राइब्यूनल होते हैं, जैसे कैट हो गया ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, लोग ये जानते हैं कि वहां पर आईएएस आईपीएस को ही न्याय मिलता है, या जो प्रशासनिक अधिकारी है वही वहां पे जा सकता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एक, ऐसा नहीं है। प्रशासन और नागरिक का झगड़ा होगा तो वहां जाएगा। मैं आपको अभी यहीं पे बताऊंगा आगे कि कौन से विवाद कहां जाते हैं, अभी थोड़े देर में ये आएगा। ई कॉमर्स कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो फिर क्या करें? देखिए, ई कॉमर्स में अगर गड़बड़ हुआ तो आईटी एक्ट है ना, आईटी एक्ट से जाओ। आईटी एक्ट, सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के तहत आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट कंप्लेंट अथॉरिटी होता है, वहां पे करिए। उसके अगेंस्ट में फिर ट्राइब्यूनल है, फिर साइबर ट्राइब्यूनल बना हुआ है। अगर डीएम से नहीं हो पाता है तो उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हो साइबर ट्राइब्यूनल में, वहां पर जाना होगा, ठीक है। एग्जैक्टली इस तरह की बातें आप कर सकते हो। तो ये मामले इसमें हैं। तो सस्ता न्याय मिलना, एक शब्द इसमें मैं एक आखिरी पॉइंट जोड़ना है, कितना नंबर पॉइंट था, 6 नंबर, 7वां इसमें पॉइंट जोड़िए कि इसमें त्वरित न्याय मिलता है, इसमें त्वरित न्याय प्राप्त करने की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, क्यों बनाया, इसमें और भी पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। जैसे गवर्नेंस की प्रक्रिया जब शुरू किया ना, तो क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भूमिका बढ़ गई। गवर्नेंस की प्रक्रिया में निजी संगठनों का प्रभाव
गवर्नेंस की प्रक्रिया में निजी संगठनों का प्रभाव बढ़ गया और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अर्ध न्यायिक संगठनों का होना अत्यावश्यक है। ठीक है, अर्ध न्यायिक संगठनों का होना जरूरी है। देखिए, आपको मैंने कल ही परसों पढ़ाया है रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी क्या है? अर्ध न्यायिक संगठन है। और वो क्या करती है? कीमत नियंत्रण पर काम करती है। जैसे अगर ट्राई नहीं होती तो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स पैसा रख देते, कॉल रेट बहुत हाई होता, लेकिन ट्राई है अर्ध न्यायिक संगठन है, तो उसका काम है कि भाई गरीब आदमी को भी संचार की सुविधाएं मिले, तो उस पर कंट्रोल भी करती है। ये सारे पक्ष इसमें हमें ध्यान में रखने चाहिए। ब्लॉक ऑफिस का कंप्लेंट किधर करना है? इनकम सर्टिफिकेट अरे उसके बॉस को ही जाके बोल दो ना भाई, डीएम को ही जाके बोलो कि सर मैं आईएएस की तैयारी करता हूं और ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, थोड़ा सा कृपया इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब सब लोग अपने अपने मामले लिख रहे हैं, किसी का जमीन का मामला है हैं? ठीक है, अब अभी कमेंट मत करिए। बताते हैं ऋषि कौन कौन सा मुद्दा उठ सकता है, बताते हैं। नागरिक और प्रशासन के बीच जो भी बात है वो सब उठ सकता है। थोड़ा सा पेशेंस, यू शुड हैव पेशेंस। मैंने क्या क्या देखा अभी, परिभाषा क्या है, अर्ध न्यायिक संगठन क्या होते हैं, ये हमने देखा। मूलतः हमने देखा कि न्यायाधीश जब ये हो, न्यायाधीश जब प्रशासनिक अधिकारी हो, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है हमने ये भी देखा। ठीक है, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये कहां पर काम करेगा, इसका विषय वस्तु क्या होता है, अर्ध न्यायिक संगठन का विषय वस्तु कहां पे है ना। कहां कार्य करता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, विवाद कैसे कैसे हो सकते हैं। जो भी विवाद हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार और सरकार के बीच में ये विवाद हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट है यहां पे तो विवाद होगा ही होगा। इसके प्रकार क्या होंगे, है ना। एक तरफ जो है, ठीक है, एक केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ राज्य सरकारें, एक ऐसा विवाद हो सकता है। फिर इसमें एक राज्य दूसरा राज्य हो सकता है, ये भी एक हो सकता है। केंद्र सरकार और कुछ राज्य और कुछ दूसरे राज्य हो सकते हैं। मतलब इसका फाइनली तीन तरह का पैटर्न हो सकता है। तो इसको कहते हैं फेडरल झगड़े, है ना, संघात्मक विवाद। ये आर्टिकल 130 131 के तहत ये सीधे कहां जाता है ऐसा झगड़ा? सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहीं नहीं जाएगा। संघात्मक विवाद, दो सरकार, जैसे बिहार सरकार यूपी गवर्नमेंट लड़ जाए या केंद्र सरकार यूपी गवर्नमेंट लड़ जाए, इनमें कुछ झगड़ा हो, कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, सरकार सरकार का झगड़ा। ठीक है, फिर क्या है? नागरिक नागरिक का झगड़ा होता है, एक नागरिक और दूसरा नागरिक, एक विवाद ऐसा हो सकता है ना, एक ऐसा विवाद होगा। ये कहां जाएगा? ये सामान्य न्यायालय, सामान्य न्यायालय में। सामान्य न्यायालय की संरचना कैसी होगी? सामान्य न्यायालय की संरचना ऐसी होगी, है ना। कैसी? ऐसी। इसमें क्या क्या होगा? नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट,
जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय, यहां पे कोई जाएगा पहले, इसके विरुद्ध अपील होगा और फिर वो हाई कोर्ट में आ सकता है, इसके विरुद्ध अपील होगा और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। डायरेक्ट एक ही बार में पहली नजर में ही, है ना, नागरिक का विवाद नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मूल अधिकार के मामले अगर हैं, जैसे तो रिट जारी कराने, संवैधानिक उपचार वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो विवाद होगा वो क्या होगा, प्रशासन और नागरिक, ये गवर्नेंस का मामला हो गया। एक तरफ प्रशासन है तो दूसरे तरफ नागरिक है, या इसको आप ग्राहक भी समझ सकते हैं, नागरिक या ग्राहक। हमारा हाइलाइटर यहीं पर देना है हमारे लिए। ओहो, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नागरिक और प्रशासन के बीच का विवाद है। अब जैसे प्रशासन का मतलब क्या हुआ, जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेल से झगड़ा हो जाए, या अगर हम बीएसएनएल से सूचनाएं लेते हैं दूरसंचार की, उनसे झगड़ा हो जाए, दूरसंचार प्रशासन से झगड़ा हो जाए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने गए वहां पर विवाद हो जाए, प्रशासन और नागरिक के बीच का जो भी विवाद है ये कहाँ जाता है, ये कहाँ आएगा हुजूर, ये आता है अर्ध न्यायिक संगठन में। अर्ध न्यायिक संगठन, जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें, कुछ कुछ ले लेते हैं, जैसे हो जाएगा ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, या कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ऐसी जो संस्थाएं हैं ना, कैट हो गए, एनएचआरसी हो गई, ट्राई हो गई, ये सभी क्या है, अर्धन्यायिक संगठन है। जैसे मान लीजिए हमने टेलीफोन का कुछ लिया और हमें प्राइवेसी हमारा भंग हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, ट्राई के पास जाके केस करेंगे। पुलिस वालों ने कुछ प्रताड़ना कर दिया, कोई ऐसा किया जो मानवाधिकार का उल्लंघन है, तो कहाँ जाएंगे, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कहाँ जाएंगे, एनएचआरसी में चले जाएंगे। कैट में जैसे हमने आपको अभी एक कहानी बताया सत्यनारायण ताखर जी का, एक बच्चा, ये आप ये ना समझें, कैट का हर जगह जहां जहां हाईकोर्ट है ना, जहां हाईकोर्ट नहीं भी है, जैसे लखनऊ में और जयपुर, दो ऐसे जगह पर जहां हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट के अलावा ये दो एक्स्ट्रा बेंच है, इसका कुल मिला के 17 बेंच इसके पास है, सभी जगह किसी ना किसी सब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहां पर भी जा सकते हैं अपने मामले को लेकर के। बस मामला यह है कि प्रशासन और नागरिक के बीच का होना चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये कि अगर मान लीजिए किरण बेदी को नहीं बनाया गया था दिल्ली का कमिश्नर और पुलिस, तो वो भी गई थी या जा सकती थी, या ऐसे विवाद होते हैं, सामने आते रहते हैं। ये सब जो मामले हैं ये कहाँ जाएंगे, आईएएस आईपीएस भी जाते हैं, तो वो तो प्रशासन ही है। तो आपको लग रहा होगा कि प्रशासन का झगड़ा हो गया, नहीं। जैसे आप आईएएस बनोगे और आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपसे कनिष्ठ किसी जूनियर व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया गया, और आप अगर जाते हो कैट में, यहां आते हो, तो आप एक नागरिक के रूप में आओगे, एक ग्राहक के रूप में आओगे, और आपका केस चलेगा कार्मिक मंत्रालय पर, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट पर, कि भाई मुझसे जूनियर का प्रमोशन किया, मेरा प्रमोशन नहीं किया गया, तो आप एक नागरिक के रूप में काउंट किए जाओगे, प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी, और आपका केस क्या होगा, कार्मिक मंत्रालय बनाम XYZ जो आपका नाम होगा, और वो मामला कहाँ चलेगा, कैट में चलेगा। तो कैट में प्रशासनिक अधिकारी भी जा सकते हैं, आम नागरिक भी जा सकते हैं, मामला ये होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है, क्लियर है। सरकार का झगड़ा होगा तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाते हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और अगर नागरिक का झगड़ा होगा कहाँ पहुंचेंगे, सामान्य न्यायालय में। सामान्य न्यायालय में कहाँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अपील के माध्यम से हम जा सकते हैं। अगर प्रशासन और नागरिक का विवाद होगा तो सीधे कहाँ पहुंचेंगे, अर्ध न्यायिक संगठन में पहुंचेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हितेंद्र जी, ऐसा है सीईओ या डीएम कोई भी जा सकता है कैट में, अगर उसके कोई मामले होते हैं तो यहां पे पहुंच सकता है।
काजल कह रही हैं कि अगर किसी को ट्राई में कंप्लेन करनी हो तो वो केस करेगा, तो उसको उनके केस की सुनवाई करने में उस पर्सन को कोर्ट जाना होता है या ट्राई जाएगी? नहीं, नहीं जाना होता है, ट्राई करेगी सब। ठीक है। सुनीता जी कह रही है एनएचआरसी तो संवैधानिक संस्था है। नहीं ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। सुनीता जी, संविधान में एनएचआरसी की चर्चा नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसा है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, संविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है। सुमित जी का कमेंट आया है कि सर आर्टिकल 32 नहीं लगा सकते। मैंने बताया 32 मूल अधिकार के लिए है और संवैधानिक उपचार वाले मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, अगर वो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई मामला होगा तब। वैसे वो हमारे लिए नहीं है, नीचे से केस जाएगा ऊपर। अपील के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये क्या है, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, कहां पर ये काम करेगा। ठीक है। तो रमाकांत, कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया विहीन है, यही तो बताया आपको। इसमें ज्यादा कोर्ट का पैसा नहीं लगता है, बस मामला होना चाहिए प्रशासन और नागरिक के बीच का। ठीक है। प्रक्रियात्मक सरलता है यहां पर। अगर कोई प्रशासक कैट में नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो क्या होगा? तो जाए तो कोर्ट देखेगी, कोर्ट कह सकती है कि तुम कैट में जाओ, ये भी हो सकता है। कोर्ट में जाएगा तो हमें मामला देखा जाएगा, लेकिन लेट होगा। सर अगर कोई भी मामला हो तो आईएएस ऑफिसर एज ए सिटीजन बनकर जाएगा कैट में? हाँ जी, अगर आईएएस अफसर कैट में जाता है तो एज ए सिटीजन उसको देखा जाएगा। अब कमेंट बंद करो। एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट से डिस्प्यूट भी आता है इसमें? नहीं नहीं, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट से डिस्प्यूट आएगा तो एज ए सिटीजन देखा जाएगा। हाँ, वो बनाम कोई भी आईएएस आईपीएस में। दोबारा कई बार बोल चुका मैं, एक ही बात आप पूछ रहे हो। प्रश्नों के लिए टाइम रखा है, उसमें देख जरा प्लीज, दिक्कत होती है। प्रश्नों के लिए टाइम रखा है? क्या टाइम रखा है? समझा नहीं, क्या कहते हो? सुप्रीम कोर्ट सही होगा या कैट? दोनों में से कहीं भी जाओ, मामला अलग अलग है। कैट में तब जाओ जब प्रशासनिक कोई मामले हो, है ना, कोई प्रशासनिक अत्याचार हुआ हो, और अगर आपके पास ऐसा मामला है कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप यहां जा सकते हो। करते टाइम एग्जाम में ऐसा डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं, ये बता ही रहे हैं इसीलिए कि आप डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब इसमें अर्धन्यायिक संगठन में जो मॉडल है इसका, हम उस मॉडल को देखेंगे। हाँ, कमेंट बहुत लोग कर रहे हैं विनय, और जब मैं एक ही मेरे पास आया था तो लोगों को लग रहा होगा कि मैं देख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया ही नहीं था। और लाइव तो बहुत सारे रहते हैं, बट एसआई कैट में जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? हर प्रशासन में काम करने वाले के लिए है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भी यहाँ जाएगा। लेकिन देखो, बात समझो, जा सकता है आप लोग पूछ रहे हो, जाना चाहिए कहां पर? जा सकता है ऐसे मतलब नहीं। अब बोलो कि छींक आ रहा है तो हम एम्स में जा सकते हैं क्या? तो क्यों नहीं जा सकते हैं? लेकिन तुरंत भगा देगा, 2 मिनट में, देखेगा भी नहीं। एम्स में कोई बड़ी बीमारी है, गंभीर बीमारी है, तब एम्स में जाओ, नहीं तो छोटा छोटा जगह पे जाओ ना। ये तो न्याय देने के लिए एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये देखा हमने। अब हमें ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ना है बच्चों, क्योंकि अर्धन्यायिक संगठन का एक बड़ा प्रतिरूप है वो ट्राइब्यूनल। हमने विनियामकीय प्राधिकरण आपको पढ़ाए हैं, वो भी उसका पार्ट है, ट्राइब्यूनल या न्यायाधिकरण। ठीक है। अर्ध न्यायिक संगठन का प्रतीक, सिंबल क्या है? ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल्स
हम बनाते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था कि पूछा गया था क्वेश्चन उसमें ट्राइब्यूनल पे, नदियों से संबंधित ट्राइब्यूनल पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ग्राम पंचायत का मामला है तो कैट में जा सकते हैं। हमने बताया कि छींक होगा तो कैट में क्यों जाओगे। देखो, प्रशासन और नागरिक का मामला होगा तो मैंने कह दिया कोई भी मामला जा सकता है। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था से अगर कोई दिक्कत है तो जा सकते हो, लेकिन क्यों जाओगे, वो वहीं पे व्यवस्थाएं बनी होंगी। आरटीआई करो, उसके लिए अलग व्यवस्था, सर्विस गारंटी एक्ट से काम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि अनाज मिलना चाहिए, हमने आपको बताया था ना लोकपाल पढ़ाते समय कि लोकपाल के पास कोई अनाज का मामला भी लेके आ सकता है कि हमें 50 किलो अनाज मिलना था, 35 किलो दिया, ये भ्रष्टाचार है। लोकपाल के पास जा सकते हो। लोकपाल के पास ग्रुप ए बी सी डी सभी होता है। एक गांव से निकल के दिल्ली आने में 50 किलो से ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, तो इतना तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये बात है। तो ये समझने का जरूरत है कि हम कहाँ जाएंगे। प्रमोशन के चक्कर हैं तो जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, प्रमोशन के संदर्भ में जरूर जाना चाहिए। रिवर ट्राइब्यूनल में गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट है? नहीं, रिवर ट्राइब्यूनल में भी एज ए कोई ना कोई एजेंसी होगी, और जब भी दो गवर्नमेंट भी लड़ेगी ना इस तरीके से, तो उसको अपवादजनक परिस्थिति में एक को इंडिविजुअल मान के काम करना होता है, ठीक है, तभी जाकर के बात होगी। आईएएस बनना है, वैसे ही इतना बोझ होता है हर मामले में, डीएम तक ले जाओगे तो कैसे चलेगा। आरटीआई करते कैसे हैं सर? अरे 10 रुपए का लगा करके ऑनलाइन आप पूछ सकते हो, सूचना का अधिकार, किसी भी विभाग के आईपीओ के पास जाओ और वहां पर 10 रुपए का लगा करके सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। आईएएस ये अर्ध न्यायिक संगठन का प्रतीक जो है वो है ट्राइब्यूनल, ठीक है। ट्राइब्यूनल क्या है? तो एक अर्ध न्यायिक संगठन है, आप जानते हो, ठीक है। और ट्राइब्यूनल के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? संवैधानिक व्यवस्था। कमेंट मत करिए, मैं अभी देखूंगा नहीं, कुछ देर जब देखूंगा उस समय करना, ठीक। संवैधानिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है? एक तो आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, इस पर बल दिया गया है। आर्टिकल 323A जो है ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और ये जो है अन्य न्यायाधिकरण, अन्य उद्देश्य हेतु इससे बनाया जाता है। ये आर्टिकल 323A और B ये दोनों अमेंडमेंट करके इंदिरा जी ने यहां पर डाला। ये इंदिरा सरकार के द्वारा लाया गया था। इंदिरा सरकार ने संशोधन करके, मूल संविधान में ट्राइब्यूनल की चर्चा नहीं की गई थी, मतलब आर्टिकल 323 था, बट ए और बी उसमें ऐड किया गवर्नमेंट, इंदिरा गवर्नमेंट ने। और माताजी ने ये संविधान में व्यवस्था किया, पुत्र ने कैट बनाया, ठीक है। तो 323A के तहत है ना, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन संसद के द्वारा हुआ, संसद करती है, इसमें राज्यों की भूमिका नहीं होती है। और कैट जो है 1985 में बनाया गया है राजीव गांधी द्वारा। राजीव गांधी बड़े सुधारक किस्म के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने प्रशासन में भी खूब सुधार किए। और अगर किसी व्यक्ति को एग्जैक्टली ऐसा होगा तो समस्या होती है, तो कैसे काम किया जाए इस पर बल दिया गया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये मामला है। हाँ हितेंद्र, आप पहले अपना कंप्लेन करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल पे ही पहले कंप्लेन करिए, ठीक है।
ऐसा कर सकते हैं, या आप एक आरटीआई कर दो ना कि अब तक हमारा क्यों नहीं हुआ, ठीक है, या ये कौन बनाएगा, इसी से लोग घबरा जाएंगे और उसी से काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा, ठीक है। क्लास रुक गई है? ऐसा तो नहीं है, क्लास तो चल रही है। चलिए, तो राजीव गांधी ने कैट का गठन किया और 1985 में, ठीक है, ये हुआ। और एग्जैक्टली सुनीता जी, आप क्वेश्चन फिर से डालिएगा, आपका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। एक जगह आर्टिकल 262 में नदियों के विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है, ठीक है। नदियों से संबंधित विवाद को निपटाना, यानी रिवर्स ट्रिब्यूनल के रूप में आर्टिकल 262 को दिया गया। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जो ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल की मतलब प्रकार कैसे होते हैं, ट्रिब्यूनल के टाइप क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझेंगे हम लोग, क्योंकि इस पर गंभीरता से सवाल पूछा गया है, ठीक है। एग्जैक्टली इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ट्रिब्यूनल अधिकरण, इसका प्रकार या मॉडल क्या है, ठीक है। तो दो तरह का इसमें मॉडल है, ठीक है। एक तो मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, ठीक है। दूसरा जो है वो है कॉन्टिनेंटल टाइप, कॉन्टिनेंटल टाइप। कमेंट मत करो, कोई फायदा नहीं है, देख नहीं पा रहा हूं, बाद में बताना लास्ट में। एंग्लो सेक्शन और कॉन्टिनेंटल टाइप, है ना। एंग्लो सेक्शन वहां पर लागू होता है जहां रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का प्रभाव है, जैसे इंडिया में या यूके में, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल टाइप महाद्वीपीय प्रकार वहां पर लागू होता है जहां पे प्रशासनिक कानून का प्रभाव है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रभाव है, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो है फ्रांस, है ना, जर्मनी इत्यादि, ऐसे देश जहां पे ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रांस, जर्मनी, ऐसे देशों में एग्जैक्टली ये जो है ना बेस्ट है ट्रिब्यूनल, बेस्ट तो इसी का है, द बेस्ट मॉडल यहीं पे है। यहाँ वाला उतना अच्छा नहीं है, और ये इंडिया, यूके, यूएसए में भी यही लागू है। जहां जहां पे रूल ऑफ लॉ का प्रभाव होगा वहां पे उसके शुद्धतम संरचना को नहीं लिया जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है हम आगे पेज में जाकर के देखेंगे और उस पर समझेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें, है ना, तो एग्जैक्टली हमें ये ध्यान देना चाहिए। कितना कमेंट लिख देते हो, आपसे पढ़कर इतना लॉ समझ गए हैं कि अब किसी भी अत्याचार का जवाब दे सकते हैं। अच्छी बात है धर्म, थैंक यू। पढ़ने का तो यही होता ही है ना, एम्पावरमेंट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो एंग्लो सेक्शन, अभी आपको ये बता करके तुरंत मैं यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाऊंगा हाथों हाथ, अभी का अभी, और आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और क्या आपको पढ़ना है ना, मुख्य परीक्षा में। कॉन्टिनेंटल
कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है, ये बात है। एंग्लो सेक्सन और कॉन्टिनेंटल टाइप। एंग्लो सेक्सन में क्या होता है कि सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय है ना, इन दोनों का हायरार्की जो है मर्ज रहता है, ठीक है। सामान्य न्यायालय एवं न्यायाधिकरण में समेकन या एकीकरण होता है। मतलब आप ऐसा देखिए, समझिए, ये मान लीजिए कोई सामान्य न्यायालय है, ठीक है। सामान्य न्यायालय का मतलब क्या है, यहां सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय, इसके बाद क्या है हाई कोर्ट, और इसके बाद क्या है सुप्रीम कोर्ट। ये एक सामान्य न्यायालय की व्यवस्था है, इसको कहते हैं सामान्य न्यायालय। सामान्य न्यायालय की व्यवस्था है। अब जो ये मामला है स्टेट पीसेस रिलेटेड कंप्लेन भी कैट में क्यों नहीं जा सकते हैं, और सैट भी होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी होता है, कई राज्यों में ये है, ठीक है। हमने क्या है कैट बनाया है, जैसे तो कैट इसके बराबर ही है, कैट यहीं पे मर्ज कर दिया है, ठीक है। कैट जैसी संस्था इसी में जोड़ दी गई, कैट। इसका जो दर्जा है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के बराबर है, लेकिन जब गठित हुआ था कैट तो इसको राजीव गांधी ने हाई कोर्ट के बराबर रखा था। इसके विरुद्ध अपील कहां जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मर्ज है ऑलरेडी। इसके विरुद्ध अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में अपील जाएगी, और इसके विरुद्ध अपील कहां जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो दोनों एक ही है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल टाइप है इसमें अलगाव देखने को मिलता है। यहां क्या है सामान्य न्यायालय एवं है ना न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल, हाँ, का अलगाव होता है। जैसे मान लीजिए फ्रांस में देखें कैसी स्थिति है। फ्रांस में अगर बात करें तो अलग अलग स्थिति इसकी देखने को मिलती है। फ्रांस में ऐसा बना हुआ है, ये सामान्य न्यायालय भी ऑलरेडी है वहां पर, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ये सामान्य न्यायालय हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इससे बिल्कुल अलग है, ये अलग बना हुआ है ना। इसको फ्रांस में फ्रांस में इसको काउंसिल डिटेट कहते हैं। ये जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ना, ओहो, है ना। यहां जो पॉइंट आप देखते हैं, जैसे जो भारत में कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट का क्या मतलब मैं लिख देता हूं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये जैसा इंडिया में है ना, वैसा जो फ्रांस में है इसका नाम है काउंसिल डिटेट। काउंसिल डिटेट फ्रेंच टर्म है। इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है, और इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। आप आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके विरुद्ध अपील की व्यवस्था की गई है ना, लेकिन यहां पे अपील नहीं होता है। यानी यहां पर जो न्यायाधिकरण होते हैं या प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, जैसा कि काउंसिल डिटेट, ये आपने देखा, इसका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। इसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो एक पॉइंट लिख दीजिए, यहां पे जगह कम है, आगे दे करके ऐसा मैं कह रहा था एंग्लो सेक्शन,
ठीक है, और कॉन्टिनेंटल टाइप महाद्वीपीय प्रकार। ठीक है, ये जो एंग्लो सेक्सन है ये एग्जैक्टली बहुत बेटर है। ठीक है, एंग्लो सेक्सन की अगर हम बात करें तो यहां हम लिख सकते हैं कि न्यायाधिकरणों यानी अर्ध न्यायिक संगठन, अर्ध न्यायिक संगठन का निर्णय अंतिम नहीं होता है, अंतिम नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये मामला फंसा रहता है। यहां पर जो है इसके विरुद्ध है ना सुप्रीम कोर्ट में चीजें होती हैं। ठीक है, देखो सारा कुछ पढ़ा दिया तो अभी रविंद्र पूछ रहे हैं कैट क्या होता है। अरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जो प्रशासनिक स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए होता है। उसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं जाते, आम नागरिक भी जाते हैं। हितेंद्र नाम का कोई और, अब मुझे तो पता नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर न्यायाधिकरण के विरुद्ध इनका निर्णय अंतिम नहीं होता। यहां क्या होता है, न्यायाधिकरणों के विरुद्ध अपील सामान्य न्यायालय में नहीं किया जाता, अतः इसका निर्णय, इसका डिसीजन अंतिम होता है, अंतिम होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से जो डिसीजन होता है, मतलब फ्रांस, जर्मनी, जापान, जहां पर भी कॉन्टिनेंटल टाइप है, यहां के चूंकि अलग है इनका हायरार्की, ये जो न्यायाधिकरण है, न्यायाधिकरण ये अलग है, सामान्य न्यायालय अलग, इनके विरुद्ध अपील जो है नहीं होती है। यहां पर आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है, अपील हो रही है विरुद्ध, तो इनका डिसीजन फाइनल नहीं होता, ये फंसा हुआ रहता है, इनका डिसीजन हो जाता है। यही हमारे यहाँ के जो मॉडल है, यानी भारत में जो न्यायाधिकरण है या अर्ध न्यायिक संगठन है, इनकी ये कमियां हैं और इस पर सवाल पूछा गया है। जब तक हम कॉन्टिनेंटल टाइप से सीख नहीं लेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है, प्रक्रियाएं भी इसमें जो है ना गड़बड़ी हैं। ठीक है, अतः तुलना करके ये समझ में आया कि भारतीय प्रतिमान जो है, भारतीय प्रतिमान यानी एंग्लो सेक्सन की संरचना इस प्रकार है, जिसमें त्वरित समाधान नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुलना क्यों कराया? फ्रांस से सीखना चाहिए, हमें उसको लेकर के काम करना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टाइप का फर्स्ट पॉइंट समझा दो प्लीज। कॉन्टिनेंटल टाइप का फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई? फर्स्ट पॉइंट ये है कि सामान्य न्यायालय एवं न्यायाधिकरण का अलगाव होता है। आपके सामने है स्क्रीन पे, ये अलग, ये अलग, इससे ज्यादा क्लियर और क्या होगा? इसके विरुद्ध अपील नहीं होती है कॉन्टिनेंटल टाइप में। ठीक है, ये बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या आया है, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। और ये क्वेश्चन 2013 का है। मैं अगर
देख पा रहा हूं अगर तो आपको बताता। दो 2013 का ही है ना। देखिए क्वेश्चन है, इसको पढ़िए ठीक से। 2013 का सवाल है साहब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लिखते जाओ क्वेश्चन। ये आया हुआ सवाल है और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है। 2013 यूपीएससी पेपर 2। अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो असफल रही हैं, ठीक है। और क्या यह असफलता, ध्यान दीजिए, संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता की वजह से है क्या? अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण है। मतलब ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो हमने अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए रखा है, या तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या प्रक्रिया में है या दोनों में है। ये सवाल पूछ रहा है यूपीएससी ने। 2013 में ये सवाल आया है। मैं इसको थोड़ा इसके इंग्लिश वाले पैटर्न को भी आपको बता दूं, ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल mechanism to resolve the interstate water dispute have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural? क्या ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या प्रोसीजरल है या बोथ या दोनों है? ये पूछ रहा है। तो हमें क्या बताना है? ये प्रश्न किसका है? ये संवैधानिक प्रावधान अगर हम रट भी जाएं, आर्टिकल 262 में क्या लिखा है तो हम कर पाएंगे क्या? ये प्रश्न किसका है? गवर्नेंस का है। इसका उत्तर कैसे होगा? इसका उत्तर यहां पर है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, यहां इसका उत्तर है, ठीक है। हम कहां पर आएंगे? बताएंगे कि वाटर डिस्प्यूट को दूर करने के लिए जो हमने ट्राइब्यूनल बनाए हैं, है ना, वो संविधान में कहां है? हम यहां पे जाइए, 262 में नदियों के जो विवाद हैं उसके निपटारे के लिए हमने ये बना रखा है, ठीक है। ये क्या है? नदियों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए हमने ट्राइब्यूनल की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन ये ठीक से काम नहीं करता क्योंकि इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना क्या है? एंग्लो सेक्शन हमने अपनाया है, कॉन्टिनेंटल टाइप का नहीं अपनाया है। और होता क्या है, जब भी नदियों के बीच में विवाद होता है, चाहे वो तमिलनाडु का और कर्नाटक का हो या किसी भी दो, आंध्रा का और किसी और दूसरे स्टेट का, कहीं पे भी कोई वाटर का डिस्प्यूट हो, तो हमारे यहाँ का जो ट्राइब्यूनल है वो कैसा है? वो एंग्लो सेक्शन प्रकार का है, जिसमें उस ट्राइब्यूनल के विरुद्ध अपील किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील आता है तो मामला क्या होता है? लटका रह जाता है, फंसा रह जाता है। और चूंकि इसमें प्रक्रियात्मक बाधाएं भी इस तरह की आती हैं कि आप एक ही बार डिसीजन फाइनल नहीं होता। अगर हम फ्रांस के जैसा मॉडल लेते जहां पर डिसीजन फाइनल हो जाता तो आज तक डिस्प्यूट क्या है? सॉल्व हो गया रहता। इसीलिए हमने क्या है? संरचना गड़बड़ बना ली है। जब तक हम इसको नहीं सुधारेंगे, जब तक हम कॉन्टिनेंटल टाइप के स्ट्रक्चर को नहीं लेंगे, तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। और यही हमें यहां से दिखाना होगा, इस प्रश्न के उत्तर में यही डालना होगा। समझ में आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है? मैं आपको बताना क्या चाहता हूं? बताना ये चाहता हूं कि सिर्फ संविधान के, मान लीजिए आर्टिकल रट गए आप 262 कि इसमें नदियों को मिटाने के लिए प्रावधान है ट्राइब्यूनल का, तो क्या इससे बात बनेगी? गवर्नेंस ही तो पढ़ना पड़ेगा, और आज के बाद ये आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। बात समझ में आई?
समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं है? किसी को डाउट है? इस प्रश्न में अंतरराज्य संबंध ब्रीफ में दिखा नहीं, वो नहीं, ट्राइब्यूनल पे बात करिए। जो क्वेश्चन का डिमांड ये है ना, ये है कि असफल रही है, तो ये मत बताओ कि क्या है असफल रही है। इसमें असफलता का कारण संरचनात्मक है, प्रक्रियात्मक है, या दोनों है? तो बताओ कि दोनों रीजन है भाई। हमने जो बनाया ना वो सही तरीके से नहीं बनाया, प्रक्रियात्मक चीजों में फंस जाता है, अपील होता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। सर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील है क्या? नहीं, डायरेक्ट अपील नहीं जाएंगे ना, इसके विरुद्ध ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, जैसे कैट है, कैट के विरुद्ध हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे जब बना था, उसके बाद जो है इसको चेंज कर दिया गया। तो उस एक्ट में लिखा जाता है कि इसके विरुद्ध अपील कहां होगा। राजीव गांधी ने हाई कोर्ट के बराबर रखा था, तो इससे कम कब सबऑर्डिनेट को किया गया? हाँ जी, पहले हाई कोर्ट के बराबर रखा गया था। जो कैट था वो हाई कोर्ट के बराबर था, अब उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अब हाई कोर्ट में जाता है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट। और ये जो नदियों के निपटारे के लिए संसद अगर कानून बनाएगी ना, तो संसद लिखती है। ठीक है, एग्जैक्टली। क्या नहीं आया अंजलि समझ में? इसमें आपको ट्राइब्यूनल के बारे में बात करना है। सबसे पहले इसमें यह बताना है, फिर से मैं बता रहा हूं, कि अंतरराज्यीय जल विवाद को निपटारे करने के लिए व्यवस्था क्या है? ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल की व्यवस्था है। ये लिखना चाहते हो तो बोलो, मैं लिखवा दूं। क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है, लिखने का मन है तो ये क्वेश्चन जो है 2013 का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 जो यूपीएससी का है, बोलो तो लिखवा ही दूं मैं आपको सीधा। हालांकि जो बताया है वही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए लिखिए, स्टार्ट करिए, मैं बोलता हूं। चलिए लिखिए, स्टार्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 6, और ये आप देख लीजिएगा या लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब आंसर लिखिए। रुपेश कह रहे हैं हो जाएगा सर, रहने दीजिए। तो क्या करूं मैं, किसी को लग रहा है हो जाएगा कोई कह रहा है लिखवा दीजिए, फिर लिख लेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद। चलिए लिख लीजिए। ब्रीफ में मैं उसका ना निचोड़ सारांश लिखा देता हूं, थोड़ा सा सारांश, आप उसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। भारत के संविधान में आंसर लिखिए। भारत के संविधान में अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए, अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए अनुच्छेद 262 के तहत, अनुच्छेद 262 के तहत रिवर ट्राइब्यूनल नदियों के न्यायाधिकरण बनाने की व्यवस्था दी गई है, किंतु अब तक के अनुभव ऐसे रहे हैं जिसमें नदियों से संबंधित विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण जैसे अर्ध न्यायिक संगठन की जो व्यवस्था की गई है, अर्ध न्यायिक संगठन की जो व्यवस्था की गई है, अर्ध न्यायिक संगठन की जो व्यवस्था की गई है
उसकी संरचना और प्रक्रिया दोनों में ही खामियां देखने को मिलती हैं। वास्तव में दो आधारों पर ट्राइब्यूनल का निर्माण होता है, ट्राइब्यूनल का गठन होता है। ऐसा लिखिए, ट्राइब्यूनल का गठन होता है। पहला एंग्लो सेक्शन, दूसरा कॉन्टिनेंटल प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार। हिंदी में भी लिखिएगा ना तो आप ऐसा लिखेंगे, एंग्लो सेक्शन। ठीक है, ये महाद्वीपीय प्रकार लिख सकते हैं। एंग्लो सेक्शन। और दूसरा है महाद्वीपीय प्रकार। पैराग्राफ छोड़ करके लिखे, एंग्लो सेक्शन आधारित ट्राइब्यूनल वहां बनाए जाते हैं, एंग्लो सेक्शन आधारित ट्राइब्यूनल या न्यायाधिकरण वहां बनाए जाते हैं जहां रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का प्रभाव, जहां रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्रकार, कॉन्टिनेंटल टाइप की स्थापना वहां होती है जहां प्रशासनिक कानून का प्रभाव होता है। प्रशासनिक कानून का प्रभाव होता है। प्रशासनिक कानून का प्रभाव होता है। दोनों का थोड़ा एग्जाम्पल लिख दीजिए। एंग्लो सेक्शन में एरो निकाल करके लिख दीजिए इंडिया, यूके, यूएसए। इधर लिख दीजिए फ्रांस, जर्मनी, जापान। कॉन्टिनेंटल टाइप में फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब भी शामिल है, महाद्वीपीय देश जो यूरोप के हैं। ठीक है, और नीचे लिखिए पैराग्राफ छोड़ करके, एंग्लो सेक्शन प्रकार की जो व्यवस्था भारत में अपनाई गई है, एंग्लो सेक्शन प्रकार की जो व्यवस्था भारत में अपनाई गई है, उसमें न्यायाधिकरणों के विरुद्ध अपील सामान्य न्यायालय, न्यायाधिकरणों के विरुद्ध अपील सामान्य न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। जबकि कॉन्टिनेंटल व्यवस्था में, महाद्वीपीय प्रकार में सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण के बीच एक अलगाव पाया जाता है, सेपरेशन, अलगाव पाया जाता है। और ऐसा डायग्राम बना दीजिए, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। एंग्लो सेक्शन में ऐसा डायग्राम बना दीजिए और कॉन्टिनेंटल टाइप में ये डायग्राम साफ साफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है,
आप ऐसा बना सकते हैं कि इसके विरुद्ध अपील हो रही है, ठीक है, ऐसा एक डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है। अतः कहने की आवश्यकता नहीं है, पैराग्राफ छोड़कर लिखिए, अतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में जो न्यायाधिकरण होते हैं उनके निर्णयन अंतिम होते हैं, उनके निर्णयन अंतिम होते हैं। उनके निर्णयन अंतिम होते हैं और वहां उससे अधिक लाभ हो जाता है, जबकि भारत में एंग्लो सेक्सन को अपनाने की वजह से समस्या का तत्काल समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ट्राइब्यूनल के विरुद्ध अपील भेजा जाता है। इन्हीं प्रक्रियात्मक त्रुटियों प्रोसीजरल एरर और संरचनात्मक समस्या की वजह से नदियों के अंतर्राज्यीय विवाद को निपटारा करने में निपटाने में भारत में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। अतः हमें ट्राइब्यूनल के संदर्भ में कॉन्टिनेंटल प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार से सीख लेते हुए ट्राइब्यूनल को अंतिम निर्णय के अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। अंतिम निर्णय के अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपने निर्णयन में इस विचार को व्यक्त किया है और जब राज्य सरकारें नदियों को विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, नदियों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, तो पहली नजर में ही उसे खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय उन्हें ट्राइब्यूनल में जाने का निर्देश देता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ट्राइब्यूनल में जाने का निर्देश देता है।
फुल स्टॉप। तो साहब इस तरीके से आंसर करना है ना, कोई मुश्किल है? तो देखिए यूपीएससी को हैट्स ऑफ करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन बनाता है, क्या सोच है। इतने बड़े बड़े में आपको 150 शब्द में लिखना है, 50 30 40 शब्द का क्वेश्चन ही बना देती है यूपीएससी, ठीक है। और जहां पे आपको सोचना पड़े, इसीलिए यूपीएससी में एक प्रोसेस चल रहा है कि कैच देम यंग स्कॉलर हु कैन थिंक, जो सोचते हैं उनको लो, है ना। ऐसे लोगों को मत लो जो रटने वाले हैं, रटने वाले लोगों की भर्ती नहीं होती है यूपीएससी में, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो आसानी से आप जो पढ़ रहे थे अभी ट्राइब्यूनल के बारे में, इसी से आपका काम हो सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कोई डाउट? अब तो ठीक है ना? हाँ जी, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं आप लोग? सो तो नहीं गए थे? एक दो कमेंट करके बताइए। कंप्लीट हो गया है? चलिए रजत, अच्छी बात है, लिख लिया है। किशन, मोनिका, रुपेश, अच्छी बात है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है? अभय सर ऑफिशियल करके है। चलिए सुनीता जी, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया आपने। शिल्पी, बहुत अच्छा है, लिखा आपने। नारू लिखा है, आरती जी ने भी लिखा है, प्रमोद जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मैंने आपको एक टॉपिक कराया, थॉट प्रोसेसिंग करवाया, और आपको दिखाया भी कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये नहीं बोला कि ट्राइब्यूनल क्या है या अर्ध न्यायिक संगठन क्या होते हैं, है ना। हाँ, सरल लैंग्वेज में लिखना है, सरलता से करना है, ठीक है। तो क्या है कि आपको ना ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा। और देखिए यूपीएससी को समझो, उसके चीजों को देखो कि कितना गंभीरता में जाके सवाल पूछती है। इसीलिए देखो वो टाइटल देते हैं ना कि यह विशेष ज्ञान के लिए अंक मिलेगा, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर mere सुपरफिशियल नॉलेज, लिख करके देती है। क्या क्वासी जुडिशियल बॉडी की सभी स्टैट्यूटरी होती हैं? क्या? हाँ, स्टैट्यूटरी होती हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है सुनीता जी। जैसे विनियामक प्राधिकरण, आप ध्यान दीजिएगा, वो कार्यपालक शासनादेश से भी बनाती हैं। जैसे सेबी बनी थी, है ना, कि 1988 में तो कार्यपालिका के आदेश से बनी थी, राजीव गांधी जी ने बनाया था। हर्षद मेहता कांड हुआ तब उसका कानून बनाया गया। तो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती है वो स्टैट्यूटरी ही होती, ज्यादातर, ठीक है। थोड़ा स्लो बोला करो सर प्लीज। अरे कितना स्लो, आप फिर से वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड है ना। अरे हर्षद मेहता कांड कहीं बताएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे होंगे ना, तो बताएंगे। रुचि मैंने पहले बताया हुआ है, पहले का आप देखे नहीं हो वीडियो, इसका मतलब संगठन जो है ना कितने तरह का होता है बताया हुआ है, आप एक बार देखना, ठीक है। आगे तब बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमें आगे बढ़ना है, और हम लोगों ने आज अर्ध न्यायिक संगठन भी देख लिया। तो एक जोन हमारा अभी कंप्लीट हुआ। अभी मैंने क्या क्या करवाया है, मैं आपको एक रिव्यू जरा बता दूं अभी तक कि हमने क्या किया है। हमने गवर्नेंस में क्या क्या किया है। कार्यपालिका, ठीक है, इसमें हमने संघ की कार्यपालिका को देखा है, मशीनरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, है ना, मंत्रालय, बहुत सारी बातें, कार्डर सिस्टम, उस पर सवाल आया हुआ है, सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। फिर हमने राज्य भी देखा है, ठीक है। और उसके बाद संघ राज्य विवाद, राज्य विवाद, या इसको आप फेडरल डिस्प्यूट कह सकते हो, ठीक है, जिसमें ढेर सारा कानून एवं व्यवस्था, संघराज का विवाद, नियोजन एवं संघराज का विवाद, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और उनके विवाद को हमने देखा है। एनआईए, एनसीटीसी, सीबीआई, ब्ला ब्ला। अभी आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी तक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इससे, ठीक है। ये सब हम लोगों ने देखा है,
ठीक है, अब हम कुछ हाँ पारदर्शिता, अब कार्यपालिका को पढ़े, कार्यपालिका में संघ राज्य के इंस्टीट्यूशंस को देखे, तो कार्यपालिका में क्या होगा, सरकार में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का विकास कैसे हो, इस पर हम लोगों ने बात करना शुरू किया। ठीक है, और हम लोगों ने इस पर क्या किया है, जैसे आरटीआई देखा है पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, है ना, सिटीजन चार्टर देखा है, सिटीजन चार्टर पे बात किया है, सामाजिक लेखा परीक्षण देखा है, सामाजिक लेखा परीक्षण की बात किया है, हमने लोकपाल या ओम्बड्समैन पर बात किया है, लोकपाल या ओम्बड्समैन पे बात किया है। अब हम लोग अर्ध न्यायिक संगठन पर बात किए हैं, हमने विनियामक प्राधिकरण पर भी बात किया हुआ है, विनियामक प्राधिकरण, मतलब जितनी अप्लाइड चीजें हैं, ठीक है, उन सभी अप्लाइड चीजों को ही हमने देखा है। अब चूंकि अर्ध न्यायिक संगठन की ये बात चल रही है, तो इसमें एक चैप्टर अभी और हमें करना है। कल हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार, मानवाधिकार क्यों होना चाहिए मिनिमम टाइम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विनीत, थैंक यू सो मच, है ना। अभी अब कल जो है इसी क्रम में, ये पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के क्रम में ही अभी हमें एक दो इंस्टीट्यूशंस पे बात करनी है, ठीक है, और वो अभी क्या क्या है, आगे आने वाले समय में क्या पढ़ोगे वो मैं बता देता हूं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पीटी में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। हाँ, विनय जी ने बड़ा लंबा चौड़ा सा कुछ डाला है, क्या लिखा है थोड़ा, सर क्या अंतर्राज्यीय ट्रिब्यूनल के नियमों पर केंद्र सरकार का प्रभाव पड़ता है, यहाँ तो सरकार महाद्वीपीय प्रकार को लागू करके अधिकार जैसी व्यवस्था को समाप्त क्यों करना चाहेगी। अंतर्राज्यीय जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो बनाया जाता है संसद के द्वारा, कानून के द्वारा। आपको अभी बताया कि ट्रिब्यूनल जो है ना, हमेशा जो है वो संसद ही बनाती है, राज्यों में नहीं है। विनय ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि जैसे मध्य प्रदेश में भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो भी केंद्र के कानून से ही बना था, राज्य के उसके बस पे नहीं है ये, है ना, समझ गए। ये 2003 में हुआ है ऋषि, है ना, 2003। तो हम लोग NHRC पे बात करेंगे अब आगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये दो इंस्टीट्यूशन तो अभी हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ये दोनों अर्धन्यायिक संगठन की कैटेगरी में महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। कल की क्लास इन्हीं पर होगी, ठीक है। ये संस्थाएं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद कुछ इश्यूज हम संघ राज्य स्थानीय विवाद का करेंगे। हम कुछ भी बात नहीं करने जाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे 73वां 74वां संविधान संशोधन के प्रावधान, वो सब आप संविधान वाले क्लास में पढ़ो, ठीक है। क्या प्रावधान है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल बातें आप संविधान की किताब में पढ़ो। यहाँ पे सिर्फ मुद्दे डिस्कस होंगे, संघ राज्य स्थानीय विवाद, ठीक है। और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी आए हैं, आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। और ये कंप्लीट होगा तब हम जाएंगे कहां, इसके बाद विधायिका, विधायिकी इश्यूज में, और फिर न्यायपालिका के मुद्दों में। इन दोनों में कंटेंट कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर हैं। और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर है, वहां पर हमें जाकर के बात कर लेना होगा, तब ये पूरा गवर्नेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आप संविधान की साधारण नॉलेज भी रखते हो, मेंस में आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। कल बातें होंगी और